कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीटों के लिए 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को नतीजे आ जाएंगे। कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी यहां पर सत्ता में वापसी के साथ साथ येदियुरप्पा और मोदी के मैजिक की परीक्षा भी है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के लिए राजनीतिक वजूद बचाने का आखिरी मौका भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव ही है। कर्नाटक में 2013 में बीजेपी को येदियुरप्पा की नाराजगी ले डूबी थी। अब येदियुरप्पा फिर से बीजेपी में है। उनके साथ साथ मोदी की करिश्माई छवि और अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट भी है, लिहाजा कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ गई है। सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ाने के लिए जेडीएस भी मैदान में है। किसान नेता के रूप में मशहूर एचडी देवेगौड़ा की पार्टी ने कर्नाटक में दलित वोटरों का साधने के लिए बीएसपी से गठबंधन किया है। राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग के लिए भी कर्नाटक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप झेल रहे चुनाव आयोग ने कर्नाटक में सभी पोलिंग बूथ पर वीवीपैट का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। हालांकि इस ऐलान से पहले ही चुनाव आयोग सवालों में भी घिर गया, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कर्नाटक चुनाव की तारीख पहले ही ट्वीट कर दी। हालांकि ठीक उसी समय कर्नाटक कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी श्रीवत्स ने भी चुनाव की तारीखें ट्वीट की थी, लेकिन सबके निशाने पर अमित मालवीय ही थे। चुनाव आयोग ने तारीख लीक होने की जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल चुनावी तारीख लीक होने से वोटों के खेल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये बात पता है, इस चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा उबारने में जुटी हुई है, तो उसकी काट के लिए सिद्धारमैया ने लिंगायत को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा देने का दांव खेल दिया है। कर्नाटक का अलग झंडा देने की चाल चलकर सिद्धारमैया पहले ही कन्नड़ सेंटिमेंट को हवा दे चुके हैं। कर्नाटक में लिंगायत और बोलकालिंगा समुदाय का दबदबा रहा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता लिंगायत को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने लिंगायत समुदाय और लिंगायत और बाकी संप्रदायों के बीच में भेद डालने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस देने की घोषणा की है। मैं सिर्फ उनको इतना ही पूछना चाहता हूं कि घोषणा चुनाव के ठीक एंड 6 महीने पहले क्यों की गई? 5 साल तक आप क्या करते थे? अमित शाह साहब भी आए हैं और हर मत को भी फिर रहे हैं, जा रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटेजी जो है पोलराइज करने की स्ट्रेटेजी है, वो करते हो फिर रहे हैं। लेकिन हमारा सबको इंक्लूसिव, सबको लेके जाने का है। इधर मठ के लोग हैं, लिंगायत है, बैकवर्ड्स है और माइनॉरिटीज है, दलित्स है, और इन सबको लेके चलने का हमारा है। क्योंकि ये कर्नाटक में हमेशा ये प्रथा रही है कि एक सेक्युलर गवर्नमेंट को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया है। कोई ऐसा कम्युनल इश्यू या कोई ऐसा धर्म के ऊपर चुनाव आज तक नहीं लड़ा गया। तो महाबहस में हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट पैच हो चुके हैं। हमारे साथ के शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर सीईसी एसवाई कुरैशी साहब जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ एनके सिंह सर जो कि एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज वैसे दिन हम मानते हैं कि सेल्फ गोल पर सेल्फ गोल का कॉपीराइट माना जाता था, अभी तक कांग्रेस का है, लेकिन आज सेल्फ गोल का दिन लगता है बीजेपी का है। सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब की जुबान फिसल गई, उन्होंने ये कह दिया येदियुरप्पा प्रतिस्पर्धा में भ्रष्ट नंबर 1 है। उसके बाद आपके आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का ट्विटर हैंडल फिसल गया, उन्होंने चुनाव आयोग की डेट दे दी। अब मुझे ये बताइए कि चुनाव तो नहीं फिसल जाएगा कर्नाटक में, के शर्मा जी? अच्छा जी, ऐसा है, अब कुछ मुद्दे बचे नहीं है तो इस तरह के मुद्दे पर चर्चाएं हो रही है, मुझे आश्चर्य है। देखिए, जहां तक डेट की बात है तो स्वाभाविक रूप से उसकी स्पष्टीकरण हमने चुनाव आयोग में जाके दे दिया है, बता भी दिया है कि ये किसी चैनल द्वारा चलाया गया था, उसको जो है रिट्वीट किया गया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं, और इसमें कोई चुनावी मुद्दा नहीं। विषय है कि जो कर्नाटक में चुनाव है, चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। आज जिस ढंग से कर्नाटक में सिद्धारमैया की कांग्रेस की जो सरकार है, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, अलगाववाद की राजनीति
और जिस ढंग से वहां सांप्रदायिक राजनीति के लिए उतारू है, आज मुख्य मुद्दा ये है। आज मुख्य मुद्दा है कि कर्नाटक की कानून व्यवस्था, जहां सरेआम एक लोकायुक्त को चाकू मार दी जाती है, जहां 10,000 से ज्यादा हत्याएं होती हैं, जहां पर 3,000 से यानी 9,000 लगभग बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जहां 3500 किसान जो है आत्महत्या करते हैं, 3,500 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, जहां किसानों की आत्महत्या की तो बात छोड़िए, उनके अधिकारी भी जो है आत्महत्या कर रहे हैं। वहां के IAS, PCS अधिकारी आत्महत्या करते हैं, वो भी किसके दबाव पर? राजनीतिक दबाव पर करते हैं। आज वहां पर ये जो लोग चिल्लाते थे, बहुत आवाज उठा रहे थे, गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या हुई, कुलवर्गी जैसे साहित्यकार की हत्या हुई, उसके ऊपर उस समय तत्काल जो प्रतिक्रिया देकर हिंदुवादी संगठनों की बात होती है। आज कहाँ है उनके हत्यारे? आज कहाँ है उनके? क्यों नहीं ढूंढा उसकी? गौरव वल्लभ जी, आज जो ये कानूनी विफलता है सरकार राहुल गांधी ये इसका तो जवाब इनको कर रहे हैं, ये तो अमित शाह की जुबान क्या फिसली, आप उसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब मुद्दों का जवाब है आपके पास कोई? और खास तौर से 5 साल से क्या सिद्धारमैया सरकार सो रही थी कि आखिरी मिनट पर उनको लिंगायतों की याद आ गई? मैं एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा, पर आज देश में एक तरह का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार क्या हुआ है कि एक संवैधानिक संस्था जो कि इलेक्शन कमीशन है, वो कुछ बोले उससे पहले भाजपा के IT सेल वो चीज बोल देते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब गुजरात चुनाव के पहले उन्होंने ये बता दिया था कि दिसंबर के पहला सप्ताह में गुजरात के चुनाव होंगे। तो ये किस तरह से पूर्वानुमान करते हैं? फिर आप बोलते हो कि हमने कोई एक न्यूज का ट्वीट को रीट्वीट किया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, तो आपके जो कर्नाटक के सोशल मीडिया के नेता हैं, क्योंकि आप हर संवैधानिक संस्था उन्होंने कहां से ये इन्फॉर्मेशन निकाली? उनका भी ट्वीट लगभग सेम टाइम पे था अमित मालवीय जैसा। अवमूल्यन कर रहे हो गौरव जी, ये भी स्पष्ट कर दीजिए कि संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। आपके पास इन्फॉर्मेशन कहां से? कंट्रोल भी मैं वही तो बोल रहा हूं ना आपको। 11:08 पे इनके IT सेल के जो इंचार्ज है उन्होंने ट्वीट कर दिया डेट का, और जिस ट्वीट की आप बात कर रहे हो वो उसके 9 मिनट बाद हुआ है। तो ये इस तरह की घटना घोषणा नहीं हुई है, इन्होंने इस ट्वीट से ये चैनल को देखकर किया गया है और आपके यहाँ के द्वारा भी किया गया है। इसलिए इस पर ज्यादा विषय नहीं और इसकी जांच हो जाएगी। शर्मा साहब, या तो आप बोल लीजिए। नहीं, आप मूल मुद्दे पर जवाब दो ना। आप कर्नाटक में चुनाव लड़ने जा रहे हो, इस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे क्या? इस मुद्दे पर चुनाव लड़ोगे क्या? आप ये बताओ ना वहाँ पर। अरे कर्नाटक में पानी में आग लग रहा है, मुझे दे दीजिए। पानी में आग लगता है वहाँ पर, आपको पता है? पूरी बात सुन लूंगा। आप वहाँ उनकी पूरी किसानों ने आपका 2 मिनट को धैर्य जवाब तो पहले आप धैर्य रखने का बोलिए। धैर्य नहीं, वहाँ की कानून व्यवस्था बताइए। आप बोल पाऊंगा? आप कानून व्यवस्था के ऊपर बताइए। डिबेट नहीं कर पाएंगे। 40 लाख रुपए की घड़ी जो मुख्यमंत्री है उसकी बताइए। अरे शर्मा साहब, अच्छा गौरव जी, अरे शर्मा साहब जी, शर्मा जी, जो मुद्दे हैं उस पर बात कीजिए। नहीं 40 लाख की घड़ी की जब आप बात कर रहे हैं, साथ के साथ आप ये भी तो कह रहे हैं ना, स्लिप ऑफ टंग ये भी हो रहा है कि येदियुरप्पा सबसे भ्रष्ट है। स्लिप ऑफ टंग में आप भी न्यूज पढ़ती हैं, कभी कभी आपसे भी गलतियां हो जाती होंगी पढ़ते हुए 4-2-1। अच्छा, ये दिलचस्प है कि ये फ्रॉइडियन स्लिप तो नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर येदियुरप्पा बाहर भी गए थे। ठीक है गौरव जी। आंचल जी, अच्छा, ये गलती नहीं है, सोनिया गांधी ने चिकमंगलुर में क्या शब्द यूज किया? निकल गया है सोनिया गांधी ने जो देश ने सुन लिया कि कांग्रेस ने राजनीति मैं एक चीज बात बोलूंगा शर्मा जी, मैं बोलूंगा शर्मा, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ और आपके सवालों का शर्मा जी को कृपया करके गवर्नेंस किया जाए। कौन से किसी भी हो सकता है, उनका ये स्टैंड है। हमारे से भी होता है, हमसे भी सोनिया गांधी जी चिकमंगलुर में भाषण दे रही थी और उन्होंने राजनीति अगला शब्द में बोलूंगा नहीं, आपने बोला यूज किया। अच्छा शर्मा जी, आपने बोला, मैंने मान लिया, स्लिप ऑफ टंग तो हमसे एंकरिंग के दौरान भी होता है, कई बारी कुछ निकल आता है मुंह से जिसे हम वापस ले लेते। चलिए ठीक है, वापस लिया मैंने। गौरव जी, इनके जो सवाल है, मूल मुद्दे हैं, उनके ऊपर जवाब दे। 40 लाख की घड़ी पहनते हैं सिद्धारमैया, लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हो चुके हैं, जाति और धर्म के मुद्दे पर राजनीति पर 5 साल बाद उतर आए हैं, क्या विकास मुद्दा नहीं है? क्या कर्नाटक सरकार ने कुछ नहीं किया? जवाब।
मैं आंचल जी मुद्दों की बात कर रहा हूं। हम इस बार का चुनाव प्योरली गवर्नेंस के मुद्दों पर लड़ रहे हैं और मेरे पास सारे आंकड़े, मैं सारे आंकड़े लेके आया हूं। पिछले 4.5 साल में जब से हमारी सरकार वहां पर बनी है, शिक्षा में पहले से बढ़ोतरी हुई है, अच्छी शिक्षा में। वहां पे पॉवर्टी एलिवेशन, बीपीएल के नंबर पहले से कम हुए हैं। वहां पर जो पर व्यक्ति जो ऊर्जा का कंजम्पशन था वो बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम देश उस राज्य की बढ़ी है। ये किस पैरामीटर पे मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं शर्मा जी? किसानों का खर्चा बताइए। और पहले किसानों का पैरामीटर तो आप खुद तय कर रहे हैं। 1 मिनट शर्मा जी प्लीज। 4.5 साल का भी आंकड़ा है। अगर गौरव जी, समस्या ये है कि पैरामीटर्स तो नेता खुद तय कर देते हैं। ये सारे पैरामीटर जो आप बता रहे हैं वो राहुल गांधी को बताने चाहिए। सिद्धारमैया को झंडा नहीं उठाना चाहिए, कन्नड़ सेंटिमेंट को हवा नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है और ये राजनीति की हकीकत है। राहुल गांधी मंदिर मंदिर क्यों घूमते फिर रहे हैं? उनको ये सब बातें, अचीवमेंट्स बतानी चाहिए ना सिद्धारमैया सरकार की। 1 मिनट, क्योंकि एसवाई कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वो चुनाव है जिसमें अब इलेक्शन कमीशन की भी साख दांव पर है। कुरैशी साहब, सबसे पहले तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो इसको एक तरह से हियर से एविडेंस भी कह रही हैं कि हमने कहीं चैनल पे सुना, ये एक्सप्लेनेशन है कि हमने डेट को उसके बाद दर्ज करवा दिया। आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो ये कितना सीरियस है? क्या इस तरह की लीक्स पहले भी होती आई हैं या इसको एक तरह से मान लिया जाए कि ट्रायल एंड एरर है, गलती से हो गया, इसको कंडोन किया जा सकता है? आपका इसके ऊपर स्पष्ट स्टैंड क्या है? कुरैशी साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। एनके सिंह सर, सबसे पहले ये जो चुनावी तारीखों को लेकर आज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ट्विटर वॉर हो रही है, थोड़ा सा टाइम लैप्स जरूर है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप इसको अपने आप में कितना सीरियस मानते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। और ये दो चीजें होती हैं, लीगैलिटी और लेजिटिमेसी। हो सकता है लीगली इसको आप देखें तो किसी ने ये कहा जा सकता है कि साहब बुलंद परवाजी हो गया, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन होगा दोनों पार्टियों का और इसलिए वो आ गया होगा या किसी चैनल में देख के कहा होगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए लेजिटिमेसी का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे ये लीक हुआ है ये जरूर जनता के दिमाग में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लेजिटिमेसी हमेशा क्वेश्चन में रहती है, लीगैलिटी तो आप बच सकते हैं। ये कोई कह सकता है कि साहब ये बुलंद पर ये किस चैनल ने लफाजी किया, बाई चांस वो सही हो गया, उसको बीजेपी ने भी ले लिया, कांग्रेस ने भी ले लिया। दरअसल तकाजा ये है नैतिकता का कि अगर मालूम भी चले तो आप उसको ट्वीट ना करें। अगर मालूम भी चलता है, और इलेक्शन कमीशन से मालूम क्यों चलेगा? क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, तमाम चीजें होती हैं। इसलिए कब आप डेट देने जा रहे हैं, इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैसन होती है, तेज होती हैं। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि फ्यूचर में लीक ना हो, क्योंकि उसकी और इलेक्शन कमीशन कुरैशी साहब के जमाने से नहीं, उसके पहले से उसकी एक मकबूलियत बहुत ज्यादा रही है, उसकी स्वीकार्यता बहुत ज्यादा रही है। ये क्वेश्चन में आएगी तो हम सब लोगों के लिए चिंता की बात है। कुरैशी साहब, एक के बाद एक बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए। पहले ईवीएम को लेकर सवाल, फिर उसके बाद गुजरात चुनाव से पहले एक के बाद एक ताबड़तोड़ गुजरात सरकार फ्लड के नाम के ऊपर लगातार जो है इलेक्शन थोड़ा डिले हुआ हिमाचल के बनस्पत, और उसके बाद बहुत सारी इनॉग्रेशंस हो गई। उसके बाद हाल फिलहाल में आप क्या वर्डिक्ट आया हाई कोर्ट का, उसको लेकर चुनाव आयोग पर सवाल। अब ऐसे सवालों में ऑलरेडी घिरा हुआ चुनाव आयोग, ऊपर से बीजेपी के आईटी सेल का ये ट्वीट, अपने आप को ये कितना सीरियस लगता है आपको? स्वयं कुरैशी साहब ने अपने आर्टिकल्स में कई बार क्रिटिसाइज किया है इलेक्शन कमीशन के कुछ कंडक्ट्स को। बिल्कुल, कुरैशी साहब जी, देखिए ये बड़े चिंता का विषय है कि इलेक्शन कमीशन पे कोई भी उंगली उठाए, और चाहे जनता या पॉलिटिकल पार्टी, ये ऐसा होना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मुझे एको बहुत आ रही है, एको काटिए जी। प्लीज पीसीआर, मैं चाहूंगी कि आप जरा ऑडियो दुरुस्त करें। जी कुरैशी साहब, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, दूसरे ये कि जो अभी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि अमित मालवीय ने एक चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को, और उसमें कहा है कि सब मैंने तो ये टाइम्स नाउ पे देखा था, और उन्होंने उसका एक वीडियो ग्रैब भी भेजा है उनको इलेक्शन कमीशन को, तो और मैंने भी वहां से कॉपी किया, और कांग्रेस के किसी कर्नाटक में भी किसी ने उससे वहां से कॉपी किया, इसलिए इसमें मेरा कसूर नहीं है। तो उनकी ये वजाहत तो बड़ी टाइमली है, क्योंकि बीजेपी को इसके इत्तला होना और एक टीवी चैनल को इत्तला होने में
थोड़ा सा फर्क बहुत है, अंतर है उसकी गंभीरता में। लेकिन ये कि इसको लीक होना किसी भी तरीके से किसी को भी लीक हुआ, ये बहुत सोच का विषय है। और जैसा कि सीईसी ने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसकी इंक्वायरी करेंगे और उस इंक्वायरी में ट्रूथ निकल के आएगा कि कहां से लीक हुआ, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ 5 आदमियों के अलावा ये किसी छठे को पता नहीं होता है। 3 कमिश्नर्स और 2 ऑफिसर जिनको ये पता होता है, बाकी को तो किसी को पता ही नहीं होता। तो कहां से निकला ये अब देखना पड़ेगा। नहीं तो साथ के साथ अगर न्यूज चैनल को भी पता चला तो ये हालांकि सीरियसनेस आप बोल रहे हैं कि उसकी थोड़ी सी कम मानी जाएगी, तो ये वहां पर भी पता नहीं चलना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूं कि लीक तो होना ही नहीं चाहिए था, और कैसे हुआ इसकी अब जांच से पता लगेगा, उसके बाद एक्शन होगा। नहीं, लेकिन चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल आपको लगता है उठेंगे? हालांकि चुनाव आयोग ने स्पेशली कहा है कि इन कर्नाटक चुनाव में हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट होगा, तो ईवीएम को लेकर सवालों पर जो लगातार चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे थे, उसको लूपहोल को प्लग करने की कोशिश की गई और एक और कंट्रोवर्सी हो गई। जी, ये बात ठीक है कि पिछले, जैसा आपने गिनवाया कि पिछले साल में 2-3 कंट्रोवर्सीज हो गई। वीवीपैट के बारे में तो कोई नई बात नहीं है, ये तो ऑलरेडी साल भर पहले सुप्रीम कोर्ट में भी कह दिया गया था कि सारे स्टेट इलेक्शन वीवीपैट से होंगे और 2019 का जनरल इलेक्शन वीवीपैट से होगा। पिछले इलेक्शन गुजरात और हिमाचल के भी फुल्ली वीवीपैट के साथ हुए थे, तो वो तो एक ऑनगोइंग पॉलिसी का हिस्सा है, उसमें नई बात नहीं है। और बाकी जो आपने 1-2 चीजें गिनवाई थी कि किस तरह वो अनाउंसमेंट होती चली गई, डेट्स अलग अलग रखी थी, उनके ऊपर बेशक क्वेश्चन मार्क अभी भी है, और वो इलेक्शन कमीशन को काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपने इस को क्लियर करने के लिए। अच्छा, के शर्मा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो तमाम कंट्रोवर्सीज हैं, ये इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग अपने आप इसका सवालों से अपने आप जवाब ढूंढेगा, जांच करेगा और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन मुझे ये बताएं कि चुनाव में भी आप सीधा रुपया कहते आए हैं, 40 लाख की घड़ी का हवाला देते आए हैं, लेकिन येदियुरप्पा की अपनी इमेज ही भ्रष्टाचार से जुड़ी रही है, इसीलिए आपकी पार्टी को छोड़ के गए थे वो। ऐसे में उसी को आप सीएम कैंडिडेट भी बना रहे हैं। मैडम, आप उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो आरोप कोर्ट से उनको कोर्ट ने बरी किया और सारे आरोप उनके खारिज हुए। जब उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उस समय की जो घटनाक्रम थी, आज वो सारे आरोप उनके खारिज हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अभी मेरे मित्र बहुत सारी बातें बता रहे थे, अभी जिस समय गुजरात के वहां पर विधायक गए थे और वहां पर एक ईडी का छापा इनके एक मंत्री के घर में पड़ा था, मिस्टर शिव कुमार के घर में, और 300 करोड़ रुपए की वहां पर भ्रष्टाचार के पैसे जब्त हुए थे। यही नहीं, इनके एक मंत्री हैं वहां पर, मंत्री रमेश एल जारकिहोली, और यहाँ की महिला कांग्रेस की प्रमुख है लक्ष्मी आर हेब्बार, इनके यहाँ छापा पड़ा था, 162 करोड़ रुपए जो वहां पर पकड़े गए थे। ये सारे जो वहां भ्रष्टाचार हैं, यही नहीं, आप देखिए कि वहां पर किस ढंग से गवर्नेंस का फेल्यूर है। पूरे कर्नाटक का जो बजट है वो 1,86,000 करोड़ का है, और उनके कर्नाटक के ऊपर कर्ज जो है वो 2,42,000 करोड़ रुपए का है। आप बताएं, आज वहां की जीडीपी 2.2 है। अभी ये आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, 3500 किसान जो वहां पर आत्महत्याएं जिन्होंने की है, ये जो आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, ये जो कि एक मंत्री का नाम स्पेशल लेते हैं, तीनों जो आईएएस अधिकारियों की आत्महत्याएं हुई उसमें एक इनके मंत्री का इन्वॉल्व है। तो ये सारी जो घटनाक्रम वहां हो रहे हैं, दिन दहाड़े लोकायुक्त को चाकू मारी जा रही है, ये जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जो बैड गवर्नेंस है, इसका जवाब ये कैसे देंगे? इसी से भटकाने के लिए ये दुनिया भर के कभी झंडे का इशू, कभी अलग धर्म का इशू, कभी इस जाति को अलग करो, कभी उस जाति को अलग करो, ये जो सेंटिमेंट का इशू ये वहां पर पैदा कर रहे हैं। ये 5 साल वहां शासन किए, जनता जवाब मांग रही है, हम वहां पर जनता की ओर से खड़े होकर इनसे जवाब मांगेंगे। आपने वहां पर किस ढंग से बैड गवर्नेंस दिया, भ्रष्टाचार किया, आपने किसानों के ऊपर अत्याचार किया, वो सारी चीजों का हम इनसे जवाब मांगेंगे। और इसी मुद्दे पर कुछ क्षणों के विराम दीजिए, एक ब्रेक।
महाबहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो क्या कर्नाटक में चुनाव जाति और धर्म के आधार पर लड़ा जाएगा? ब्रेक पर जाने से पहले गौरव कुछ कहना चाह रहे थे। गौरव, मुझे ये बताएं कि तमाम मुद्दे हैं, के शर्मा जी ने यहां पर गिना दिए, बीजेपी ने यहां पर गिना दिए, किसानों की आत्महत्या का मुद्दा है, आईपीएस की आत्महत्या का मुद्दा है, कांग्रेसी लीडर्स के घर पर रेड पड़ रही है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। तो आखिरकार आपको भी तो झंडा उठाने के लिए, कन्नडा सेंटिमेंट को हवा देने के लिए ये सब मुद्दे उठाने पड़े, जाति धर्म और लिंगायत को लाना पड़ा, क्योंकि आप भी गवर्नेंस में फेल हुए हैं। ये बीजेपी का आरोप है। जवाब बिल्कुल गलत। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, के शर्मा जी की तरह बिना किसी बेस के कोई बात नहीं बोलूंगा। 2017-18 में पहले दो क्वार्टर्स में जितनी देश की एफडीआई आई उसकी 20%। भैया हत्या पे बताओ ना, आईपीएस की हत्या पे बताओ। इसी दौरान जो कानून व्यवस्था पे बताइए। आप की बात मत कीजिए। अरे भैया, या देखो फिर आप जवाब हो जाए, मैं चुप हो जाता हूँ। उनको पूरी जवाब चुप होने का नहीं। आप बताओ, आईपीएस ने आत्महत्या किया नहीं की? आप आईपीएस वहां पर डीके रवि ने आत्महत्या किया नहीं की? आचल जी, आप इन्हीं से शिव कुमार जी क्या 300 करोड़ पकड़े गए नहीं पकड़े गए? अच्छा, आप बताओ मेरे को, 300 करोड़ रुपया शिव कुमार जी क्या पकड़े गए? अच्छा, एक मिनट शर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने ये सवाल उठाए, उनको जवाब देना। नहीं दे रहे हैं। वो एफडीआई ये सब क्या मौका देंगे? आप मुझे बताओ, 3500 किसानों ने आत्महत्या वहां किया है नहीं किया? अच्छा, महाराष्ट्र का आंकड़ा लेके आए हैं शर्मा जी? पीटीआई की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र का आंकड़ा लेके आए हैं शर्मा जी या सिर्फ कर्नाटक का लेके आए हैं? के शर्मा साहब, आप मुझे बताइए, आप इसका खंडन देख रहे हैं और देश आपको समझ रहा है कि जिस तरह से आप झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं, ये पीटीआई झूठा है। आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ का झूठा है। मैं और आपने शर्मा जी एक मिनट ना, यू कांट। अरे यही तो बताओ। गौरव जी को जवाब देने विषय को ना भटकाएं, विषय को ना भटकाएं। गौरव जी जवाब प्लीज। आप किसानों की आत्महत्या के बारे में बताएं और भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर जवाब दें। बिल्कुल बताऊंगा। बिल्कुल आचल जी, पर अब इनको बोलिएगा शांति से 1-1.5 मिनट मेरी बात सुन ले, क्योंकि मुझे पता है ये झूठ ही सुनना चाहता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अच्छा। पहली बात यह है कि जितनी भी देश में एफडीआई आई उसका 20%, इनकी सरकार की एफडीआई की बात कर रहा हूं मैं, उसकी 20% एफडीआई कर्नाटक में इन्वेस्ट हुई और मात्र 1.5% गुजरात में हुई, जिसका ये गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आगे बढ़ा रहे थे। पहली बात। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भले ही कर्नाटक देश के पहले 3 राज्यों में है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में। तीसरी बात, इन्होंने किसानों की बात करी। मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में ज्यादा आत्महत्याएं हुई या कर्नाटक में? अरे आप महाराष्ट्र का चुनाव नहीं हो रहा है बल्लभ जी, सेंसिटिव महाराष्ट्र में इस समय कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। क्योंकि मेरे किसानों ने मैं तो ये मानता हूँ अगर एक आप उसका जवाब दीजिए करता है तो आप मेरे को इसका जवाब दीजिए। वहाँ के किसानों ने आत्महत्या क्यों की? ये मुझे राहुल गांधी का मुंह बंद हो जाता है। 200 किलोमीटर रवैया चल रही है। अब क्यों राहुल गांधी नहीं बोल रहे बॉम्बे में? आप बताइए, ऐसा ये गवर्नेंस नहीं है शर्मा जी। आप आंकड़े गलत है क्या? मजदूरों को, युवाओं को भ्रमित मत करिए। आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस देख लिया, आपका मॉडल ऑफ मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसमें सब तरफ झूठ और भ्रष्टाचार और क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म। आज ये चुनाव आयोग जैसी संस्था पे प्रश्न चिन्ह लगवा दिया इन्होंने। क्यों चुनाव आयोग जैसी संस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया? क्योंकि जनता का वक्त मैं चुप हो जाता हूँ। आप गलत आंकड़े मत बोलिए। मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, एक मिनट शर्मा जी, एक तो महाराष्ट्र के आंकड़े साथ लेके आते हैं, भले ही कर्नाटक में चुनाव है, आप ऐसे सिंगल आउट नहीं कर सकते। चर्चा कर लीजिए। नहीं, पूरी देश की चर्चा कीजिए। लेकिन आप उनको अगर घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो जवाब ही देने आ रही है। आज चुनाव कर्नाटक में है मैडम, आप कर्नाटक के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव, वहाँ किसानों की जो गति है उसकी हालत बताइए ना। अच्छा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये 3500 का रिपोर्ट देना नहीं है, ये पीटीआई के द्वारा जारी है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। शर्मा जी, फिर ये भी जवाब दीजिए कि आज जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो अमित शाह जी ज्यादा बोल रहे थे, लोकल लीडरशिप क्यों नहीं बोल रही थी? येदियुरप्पा चुपचाप क्यों बैठे हुए थे? कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी किया तो अमित शाह जी मैं बोल रही ना, कौन बोलेगा? तो ये चुनाव
ये चुनाव सिद्धारमैया वर्सेस येदियुरप्पा होना चाहिए ना, लेकिन आप हर चुनाव को सिद्धारमैया वर्सेस मोदी बनाने की कोशिश अरे वो हमारे नेता है, वहां पर गए हुए हैं प्रचार करने के। ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता है ना, ये कन्वीनियंस नहीं चलेगी ना। कन्वीनियंस इसमें क्या? मैडम आप मुझे बताओ, आज मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी वहां प्रचार करने जा रहे हैं मंच से, राहुल गांधी भाषण देंगे या सिद्धारमैया भाषण देंगे? बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ आपसे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह जी का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह करेंगे। अच्छा एनके सिंह सर बताइए, क्या मैं गलत हूँ? हर चुनाव को प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन बनाने की कोशिश की जाती है और बीजेपी का मोडस ऑपरेंडा यही है कि लोकल लीडरशिप नहीं रहती है, और हर चुनाव को, इस चुनाव को भी क्या वाकई सिद्धारमैया वर्सेस येदियुरप्पा बनाया जा रहा है? नहीं, ये एक्चुअली लीडरशिप वर्सेस लीडरशिप है और दोनों की लीडरशिप मजबूत हो गई है। हुआ ये है कि हाल के दौर में नेवर से डाई स्पिरिट से दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। बाय चांस अच्छा कि कांग्रेस भी उस मोड में आ गई है कि बीजेपी के लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है। गुजरात का इलेक्शन खत्म होता है, अमित शाह सीधे नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं नागालैंड के चुनाव में, तो ये एक फाइटर वाला जील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर अपने नेता को देकर प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते हैं, मुझे याद है कि एक जमाने में कांग्रेस में जो हेड होता था, इसमें कोई बुराई नहीं, नैतिकता के कोई वो इशू नहीं है, लेकिन ये है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर वैसे भी अगर उसने काम किया है तो जनता वो रोज वाबस्ता होता है तो वो जानती रहती है। इसलिए अगर राहुल गांधी जा रहे हैं या नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो जाहिर है कि उस समय येदियुरप्पा को कौन पूछेगा। तो लिहाजा ये बहुत सिंपल सी बात है कि ये होता है। लेकिन अगर ये स्थिति चल रही है तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसी में अचानक एक इशू लेके आते हैं, एक सोशल डिवाइड करते हैं। आप एफपीटीपी सिस्टम जो है वो इंट्रिंसिकली डिविसिव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया जानती है कि हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अगर है और भारत जैसी आइडेंटिटी ग्रुप्स है जिसमें मल्टीपल आइडेंटिटीज है, तो हम धीरे से एक पॉलिटिकल पार्टी एक आइडेंटिटी निकालेगी। आप ताज्जुब करेंगे कि अचानक आपने देखा सिद्धारमैया का ये उनका वहां के चीफ मिनिस्टर का एक नया आइडेंटिटी को लेके और एक रिलीजियस कंप्लीटली हिंदू से बाहर कर देना, यही नीतीश कुमार ने किया था, महादलित बना के एक नया आइडेंटिटी क्रिएट किया। तो अगर नीतीश कुमार कर सकते हैं, बीजेपी उसको इंडोर्स करती है, तो आज अगर वहां पे कर्नाटक में कांग्रेस कर रही है तो क्या दिक्कत है? तो वही वाला गेम है जो वो कर रही है। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें ये दोनों करते हैं। यस, ये लगभग मान लीजिए कि हम नैतिकता ढूंढते हैं, पॉलिटिकल क्लास के पास नैतिकता नहीं है। कोशिश की, बीजेपी चुप रह गई, अब चुनाव आचार संहिता वैसे ही आ गई है, तो दोनों पार्टीज का ये स्टैंड क्लियर हो चुका है 5 साल बाद। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं कुरैशी साहब के पास जाऊंगी। जी गौरव। मैं आंचल जी ये अपनी बात पूरी करना चाहता था। देखिए, एग्रीकल्चर की बात करी, हमारी वहां की सरकार ने 2 लाख रुपए तक के लोन पे 0% इंटरेस्ट दिया। इरिगेटेड लैंड जो देश में पिछले 4 साल में जहां सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वो है कर्नाटक। फिर भी आप ये झूठी बात बोलना, आप मुझे एक गवर्नेंस का पैरामीटर बताइए जहां पे कर्नाटक की सरकार देश के एवरेज से नीचे हो, मुझे एक पैरामीटर बताइए। अगर इतने सारे पैरामीटर्स पर आपकी सिद्धारमैया सरकार प्योरली कर्नाटक में गवर्नेंस ऑफ कर्नाटका के लिए, कनाडा के लिए अलग झंडा उठाने की बात क्यों की गई? कल को आप अलग संविधान की भी बात करेंगे, ये सवाल आएंगे ना सर। मुद्दों को भटकाने की क्यों कोशिश की जा रही है? लिंगायतों की याद 5 साल बाद क्यों आई? पहले क्यों सोचते रहे? आंचल जी झंडे का बिल्कुल आंचल जी, झंडे का इश्यू कोई अभी नहीं आया, ये बहुत समय से चल रहा है। लिंगायत की जो डिमांड है वो आज की नहीं है, वो बहुत समय से चल रही है। अच्छा, मैं पूछता हूं, क्या भाजपा वाले ये बोलते हैं कि लिंगायत नहीं होना चाहिए? अलग उनसे पूछिए आप। देखिए, ये एक इश्यू है और इसको आप अगर इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें विभेद है और उनका जो दृष्टिकोण है इसकी तरफ सेपरेट रिलीजन का, वो एक सही दृष्टिकोण है अगर आप इन डेप्थ इसको देखेंगे तो मैं इसमें कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको इन डेप्थ स्टडी किया है और मैं आपको बोलता हूं कि उधर आप उनको स्पेशल फेवर्स अगर देने की बात करें तो सवाल है। लेकिन कुरैशी साहब, क्या चुनाव अब इसी तरह से लड़े जाएंगे? जो रियल इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, वो तो दरकिनार कर दिए जाते हैं। मंदिर मठ तमाम नेता जो हैं वो चक्कर काटते हैं और उसके बाद आखिरी मिनट पर ये लॉलीपॉप्स की बात होने लगती है। तो क्या चुनाव आयोग के पास कोई नियंत्रण नहीं है जब इस तरह के मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है नेताओं की जमात द्वारा?
देखिए, ये बात तो आपने ठीक कही कि ये आजकल मुद्दे जो हैं जरा ऐसे हो गए कि बिल्कुल ही पॉपुलिस्ट, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नई बात है, क्योंकि हमने ये देखा कि इलेक्शन से कुछ दिन पहले, हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही अनाउंसमेंट्स होती हैं और नई नई स्कीमें जो 4 साल 11 महीने सरकार को कुछ मेमोरी खराब होती है, उनके प्रोमिसेस भूल जाते हैं और इलेक्शन से बिल्कुल पहले नए अनाउंसमेंट करने की बातें करते हैं। इसीलिए मॉडल कोड की डेट कब होगी इस पे भी ताक रखने की कोशिश होती है, ताकि बिल्कुल क्लोज टू द इलेक्शन, जितने क्लोज हो उतनी अनाउंसमेंट हो, ये कोशिश होती है। तो भाई अगर अच्छे प्रोग्राम है, अच्छे कार्यक्रम है, अच्छे आइडियाज उनको पहले राउंड द ईयर क्यों नहीं आते हैं, 4 साल 11 महीने क्यों नहीं आते हैं? ये तो हमारा एक स्टैंडिंग ग्राउज है, एक स्टैंडिंग कंप्लेंट है कि लास्ट मिनट के लिए सारे अनाउंसमेंट रखी जाती हैं जो लोगों को लुभाने के लिए। ठीक है, और गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली सम अप करें, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। मुझे भी अच्छा, एक लाइन बिल्कुल, एक मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। देखिए कर्नाटक सरकार ने ऐसा नहीं है कि सब लास्ट मोमेंट पे किया हो। 1 रुपए में पर केजी चावल, 1-2 रुपए पर केजी में दूध, ये इंदिरा कैंटीन, अपना मैनिफेस्टो ना पढ़े, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। शर्मा जी, क्विक कमेंट पे ब्रेक पर जाना है। बता दूं, एक संकेत कर दूं, जो 0% ब्याज दर पर किसानों को ऋण की बात थी, ये हमारे गवर्नमेंट के समय, येदियुरप्पा सरकार के समय की है, वो आज भी चल रही है। दूसरी बात, हम वहां पर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और इनका जो भ्रष्टाचार का चेहरा है और इनका जो बैड गवर्नेंस है वहां पर, और जिस ढंग से इनके मंत्री और नेता पकड़े गए, हम सबको जनता के बीच एक्सपोज करेंगे। आप अपने घर में ही, घर के मंदिर में ही आशीर्वाद ले सकते हैं। आपको मंदिर द्वारे जाने की जरूरत नहीं है। और कुरैशी साहब ने बिल्कुल सही बोला कि 4 साल 11 महीने तक सरकारें सोती रहती हैं, लेकिन ये हम लोगों की भी समस्या है, आम जनता की समस्या है कि हमारी भी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। इसलिए ये जो मुद्दे होते हैं, जो आखिरी मिनट पे लॉलीपॉप दिखा दिए जाते हैं, हम भी जाकर ईवीएम पर उसी हिसाब से बटन दबा देते हैं। सबको जागने की जरूरत है यहाँ पर। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।